नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी ई ज्ञान में। काव्य शास्त्र की इस कक्षा में यह काव्य शास्त्र की तीसरी कक्षा है, जिसमें हम आपको भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रस सूत्र, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र, रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों के विषय में बताएंगे। तो हमने इसको टॉपिक को संक्षिप्त करने के लिए एक सारणी बना दी है, और इस सारणी में रस सूत्र के व्याख्याकार प्रमुख चार आचार्य, उनका मत और किस दर्शन से वह आचार्य प्रभावित थे और रस की स्थिति कहाँ है आदि विषय पर ये आपको सारणी बना दी गई है, जिससे आपको एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो भरत मुनि का रस सूत्र बड़ा ही प्रसिद्ध रस सूत्र है भरत मुनि का, जो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में दिया है। भरत मुनि के विषय में और ज़्यादा डिटेल से जानने के लिए आप काव्य शास्त्र का भाग 1 देख सकते हैं इसी चैनल पर। तो भरत मुनि के रस सूत्र है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति। क्योंकि संस्कृत एक संश्लिष्ट भाषा है, इसलिए भरत मुनि ने बहुत सारे शब्दों को एक साथ ही संधि करके इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें कौन कौन से शब्द है आइए देखते हैं। पहला शब्द है विभाव। विभाव। दूसरा शब्द है अनुभाव। विभाव में अनुभाव की संधि हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है, बिल्कुल स्पष्ट इसमें दिखाई दे रहा है। तो दो शब्द हो गए, विभाव, अनुभाव। तीसरा शब्द है व्यभिचारी। व्यभिचारी। तीसरा शब्द व्यभिचारी हो गया। तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा भरत मुनि ने कहा। तो अगला शब्द है संयोगात। और इस ताकी, हलंत युक्त ताकी, जब रा के साथ संधि होगी तो ये दा में चेंज हो गया है, जिससे बन गया है द्रा। ये तो हो गया संयोगाद्र। फिर द्रा में रा और रा के आगे शाह, रस। रस। और फिर अगला लास्ट शब्द है निष्पत्ति। तो यह भरत मुनि के रस सूत्र में आए हुए शब्दों का छोटा सा विश्लेषण है। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या जिन चार आचार्यों ने की है, उन्हें रस सूत्र के व्याख्याकार कहा गया है, या व्याख्या करने वाले आचार्य कहा गया है। तो भरत मुनि का जो रस सूत्र है, उसमें विभाव शब्द में किसी आचार्य को कभी कोई दिक्कत नहीं आई, अनुभाव में नहीं कोई आई, व्यभिचारी में नहीं आई। उन्होंने जो व्याख्या की है, रस सूत्र की जो व्याख्या की है, तो रस सूत्र की व्याख्या हुई है दो शब्दों पर, संयोग और निष्पत्ति पर। संयोग को विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग दृष्टिकोण से देखा है, और निष्पत्ति को आचार्यों ने अपने अलग अलग दृष्टिकोण से देखा है। तो देखिए सबसे पहले व्याख्याकार कौन से हैं। तो सबसे पहले व्याख्याकार हैं भट्टलोलट। इनका जो समय है भट्टलोलट जी का, वो समय है 9वीं शताब्दी। ये कश्मीर के निवासी थे, इनका स्थान भी कभी कभी मैचिंग में आ जाता है। वो 9वीं शताब्दी के आचार्य थे और कश्मीर के ये निवासी थे। इनका मत था उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, दोनों याद रख लेंगे। कभी कभी उत्पत्तिवाद दे देता है विकल्प में, और कभी कभी आरोपवाद दे देता है। तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद मत के प्रतिपादक थे भट्टलोलट। और भट्टलोलट जी मीमांसा दर्शन से प्रभावित थे, मीमांसा दर्शन को मानने वाले थे। और भट्टलोलट जी ने रस की स्थिति मूल पात्र में मानी है। अभी मूल पात्र क्या चीज़ है? जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई किसी नाटक का मंचन हो रहा है, अब आगे दशहरा आने वाला है, तो रामायण आदि का मंचन होता है,
तो जैसे मंचन हो रहा है तो एक है अभिनेता या नट, जैसे राम का जो अभिनय कर रहा है वो अभिनेता कहलाएगा। तो राम का अभिनय कर रहा है तो मूल स्वरूप जो राम का है, जैसे हम राम का मूल स्वरूप शास्त्रों में बताया गया है, तो राम के मूल स्वरूप में जो रस की स्थिति मानी है वह मानी है भट्टलोलट्ट ने। ना तो सहृदय में है जिनको दर्शक कहते हैं, और ना वहाँ पे जो अभिनय कर रहा है उसमें है जो मूल स्वरूप जो रामचंद्र जी का है, जो राम है मूल स्वरूप में, राम में उन्होंने रस की स्थिति मानी है। तो ये आचार्य भट्टलोलट्ट जी का मत है। दूसरे आचार्य हैं शंकुक। तो शंकुक का समय भी 9वीं शताब्दी और ये भी कश्मीर के ही रहने वाले थे। तो इनका मत है अनुमितिवाद या अनुमानवाद। ऐसे याद रख लेंगे, अनुमिति अनुमान, अनुमिति या अनुमानवाद किसका है? शंकुक जी का। शंकुक जी न्याय दर्शन को मानने वाले थे और इन्होंने रस की स्थिति अभिनेता में मानी। जो अभिनय कर रहा है, जैसे जो राम का अभिनय कर रहा है, मान लीजिए रामायण में या रामलीला में, तो जो राम का अभिनय जो कर रहा है, तो राम के अभिनय करने वाला जो अभिनेता है उसमें रस की स्थिति मानी है। तो अभिनेता में रस की स्थिति किसने मानी है? शंकुक जी ने। शंकुक के बारे में और विस्तार से देखना है तो हमारी पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा। अगले आचार्य हैं भट्टनायक। तो भट्टनायक जी का समय है 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य का, और इन्होंने जो मत दिया है रस सिद्धांत पर अपना, वो है मत या सिद्धांत कहलाता है भुक्तिवाद। भुक्तिवाद का इन्होंने मत दिया है। भट्टनायक, भाष्य भट्टनायक और भाष्य भुक्तिवाद, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। और इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया था साधारणीकरण का। साधारणीकरण का क्या सिद्धांत है, यह आप हमारी पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। फिर भी यदि आपको वहाँ पर समझ नहीं आए तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, हम आपको इसमें विस्तार से समझा देंगे। तो भट्टनायक ने अपना मत दिया है भुक्तिवाद का, और भट्टनायक जी सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। सांख्य दर्शन से भट्टनायक जी प्रभावित थे या सांख्य दर्शन को मानने वाले थे, ऐसा आप समझ सकते हैं। और भट्टनायक जी ने जो रस की स्थिति मानी है वो दर्शक में मानी है। जो दर्शक होते हैं, जो नाटक को देख रहे होते हैं, उसमें रस की स्थिति मानी है भट्टनायक जी ने। यह भट्टनायक जी का रस सूत्र की व्याख्या पर अपने विचार थे। अगले हैं अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त जी का जो समय है 11वीं शताब्दी है। तो ये सब मैंने क्रम से लगाए, पहले भट्टलोलट्ट थे, फिर शंकुक थे, फिर भट्टनायक थे, उसके बाद अभिनव गुप्त थे। और अभिनव गुप्त का जो मत है अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त और अभिव्यक्तिवाद बहुत आसानी से ही आपको याद हो गया होगा। अभिनव गुप्त जी शैव दर्शन को मानने वाले थे, और इन्होंने अभिनव गुप्त जी ने रस की स्थिति सहृदय सामाजिक में मानी है। सहृदय सामाजिक, जो सामाजिक जन होते हैं, समान हृदय वाले होते हैं। समान हृदय का मतलब जो दूसरे को देख करके उसके दुख में दुख का अनुभव करते हैं, उसकी खुशी में खुशी का अनुभव करते हैं, वह सहृदय सामाजिक कहलाते हैं। तो उन सहृदय सामाजिक में अभिनव गुप्त जी ने रस की स्थिति मानी है। आइए आगे देखते हैं। यह एक छोटा सा टॉपिक था, इसी में आगे और देखते हैं। तो संस्कृत के आचार्य एवं उनके द्वारा बताए गए काव्य के लक्षण। तो संस्कृत के जो विभिन्न आचार्य हैं उन्होंने काव्य के क्या क्या लक्षण बताए हैं वह भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। इनके बारे में विस्तार से मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने परीक्षा के लिहाज से आपको रिवीजन करने में आसानी रहे उस दृष्टि से मैंने अति महत्वपूर्ण काव्य कथन या काव्य लक्षण या काव्य की परिभाषा जो विभिन्न साहित्याचार्यों द्वारा दी गई है उसको मैंने यहाँ पर सूचीबद्ध किया है। तो आइए देखते हैं। पहले आचार्य हैं भरत मुनि। तो भरत मुनि का रस सूत्र है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इसकी व्याख्या की है 4 आचार्यों ने, वह मैंने अभी आपको बताया है। दूसरे आचार्य हैं भामह। तो भामह जी का कथन है शब्दार्थो सहितो काव्यम। इन्होंने भामह ने काव्य का लक्षण दिया है शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो इसका मतलब है शब्द और अर्थ। शब्दार्थो शब्द और अर्थ सहितो दोनों का सहभाव है, दोनों का साथ होना ही काव्य है।
शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव या दोनों का साथ होना ही काव्य है। यह मत किसका है? भामा का। तो भामा का काव्य लक्षण या भामा का काव्य की परिभाषा या भामा का मत है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव या दोनों का साथ साथ होना ही काव्य कहलाता है। तो काव्य की परिभाषा भामा जी ने इस प्रकार दी है। दूसरा मत एक इनका और है, दूसरा मत या दूसरा काव्य लक्षण इनका ये है, न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। तो यह मत भी किसका है? यह भी भामा का है। तो दो मत है भामा के प्रसिद्ध जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, दोनों मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। तो इसका मतलब है न मीन्स नहीं, न मीन्स होता है नहीं। दो शब्द हैं एक साथ जुड़े हुए, कांतम अपि, कांतम अपि, अपि का मतलब भी से होता है। तो न मीन्स नहीं, कांतम अपि शोभा भी, शोभा भी या सुंदरता भी या सौंदर्य भी, आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं। अगला इसमें शब्द है निर्भूषम। निर्भूषम का मतलब है बिना आभूषण के। निर्भूषम, 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 निर्भूषम मीन्स है बिना आभूषण के। भूषम मीन्स आभूषण, निराभूषम बिना आभूषण के। फिर अगला शब्द है विभाति। विभाति मतलब सुंदर। वनिता मतलब नारी का। मुखम मीन्स मुख। तो ये शब्द अर्थ मैंने इसका बता दिया है आप लोगों को। अब इसका देखते हैं कि नारी का मुख, नारी का मुख। संस्कृत की आप विशेषता जानते हो कि कहीं पर भी सब्जेक्ट रख दो, कहीं पर भी वर्ब रख दो, कहीं पर भी एडवर्ब रख दो, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से शब्द शुद्ध होने चाहिए। तो इसीलिए जितने भी साहित्याचार्य या काव्य शास्त्री हुए हैं, उन्होंने शब्दों को आगे पीछे करके लिख दिया। समझने के लिए हमें थोड़ा व्याकरण में जाना होता है। तो देखो, वनिता मुखम, नारी का मुख, ऐसे समझेंगे। वनिता मुखम, नारी का मुख। विभाति, विभाति अभी सुंदर होते हुए भी, नारी का मुख सुंदर होते हुए भी। अब ना देखेंगे, न मीन्स नहीं, या ना को लास्ट में ले जाओ, आप जैसे चाहो वैसे समझ लो। नारी का मुख सुंदर होते हुए भी, आभूषण के बिना, आभूषण के बिना, निर्भूषम का मतलब आभूषण के बिना, नारी का मुख सुंदर होते हुए भी आभूषण के बिना शोभा नहीं देता। न कांतम अपि शोभा नहीं देता। नारी का मुख सुंदर होते हुए भी आभूषण के बिना शोभा नहीं देता। तो ये दो काव्य लक्षण या काव्य के जो परिभाषा हैं भामा जी ने दी हैं, इनको मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। फिर भी यदि किसी को ये समस्या हो कि यह दोनों हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगले हैं डंडी। तो डंडी ने जो काव्य का लक्षण बताया है या काव्य की परिभाषा दी है, तो डंडी ने कहा, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते। काव्य, तो इसका अर्थ है काव्य मीन्स काव्य शोभाकरान, शोभा करने वाले, काव्य की शोभा करने वाले, धर्मान धर्मों को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है धर्मान में, धर्मों को, अलंकरान अलंकरान, अलंकरान अलंकार, और प्रचक्षते कहते हैं। तो काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ऐसा किसने कहा है? डंडी ने। डंडी ने कहा है काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। यह डंडी का मत हो गया। आगे देखते हैं, अगले हैं वामन। तो वामन ने कहा है, वामन के तीन मत हैं या वामन ने तीन परिभाषाएं दी हैं अलंकार शास्त्र से संबंधित, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहली है विशिष्ट पद रचना रीति। तो वामन ने कहा है कि विशेष पदों से की गई रचना रीति होती है। रीति के विषय में इन्होंने बताया है कि रीति क्या है, कि विशिष्ट पद रचना रीति है। रीति की परिभाषा दे दी इन्होंने कि विशिष्ट पद रचना रीति है।
क्योंकि वामन रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं, इसलिए इन्होंने रीति की परिभाषा दी है कि विशिष्ट पद रचना ही रीति है, विशिष्ट पदों की रचना होना रीति है। दूसरा इनका मत है रीतिर आत्मा काव्यस्य, और इन्होंने क्या क्या है कि रीति को काव्य की आत्मा माना है। ये दो शब्द हैं, रीति फिर आगे विसर्ग है आत्मा। तो रीति आत्मा है किसकी? काव्यस्य, काव्य की। रीति आत्मा है काव्य की, ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है वामन ने। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है, और रीति की परिभाषा दी है वामन ने कि विशिष्ट पद रचना रीति है। आगे है सौंदर्यम अलंकारम। उन्होंने अलंकार की परिभाषा दी है कि सुंदरता ही या सौंदर्य ही अलंकार है। सौंदर्यम अलंकारम, सौंदर्य ही अलंकार है। वामन भी आपके, वामन से संबंधित भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया है कि वामन ने रीति की क्या परिभाषा दी है, अलंकार की क्या परिभाषा दी है। अगले आचार्य देखते हैं। तो देखिए अगले आचार्य हैं कुंतक। तो कुंतक ने काव्य की परिभाषा दी है, काव्य का लक्षण दिया, कवे कर्मम काव्यम। कवि के कर्म को ही काव्य कहते हैं, कवि के कर्म को ही काव्य कहते हैं। तो कवि के कर्म को काव्य किसने बताया? कुंतक जी ने। अगले हैं मम्मटाचार्य। मम्मटाचार्य या मम्मट, इन्होंने काव्य प्रकाश लिखा है जिसमें 10 उल्लास हैं। इनके विषय में विस्तार से मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो इन्होंने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी है, तद दोषो शब्द अर्थो श गुणवनालंकृति पुनः क्वापि। तो इसको देखते हैं हम बहुत अच्छे से कि इसमें क्या बताया गया है। तो इन्होंने कहा है तद दोषो, तद दोषो। तो तद मानी वहाँ, दो शब्द हैं, तद मीन्स वहाँ और एदोषो, दो शब्द हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। एक है तद और दूसरा है एदोषो, 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 दो शब्द हैं। तद मीन्स वहाँ, एदोषो दोष मीन्स दोष, एदोष दोष रहित अर्थात जहाँ पर दोष न हो। पहले अर्थ समझ लेते हैं इसका। शब्द अर्थो, शब्द और अर्थ का सहभाव, या शब्द और अर्थ का सहभाव। श गुणा, श गुणों, यह शब्द है श गुणों, श गुणों। और अगला है अनलंकृति। इसमें आप स्पष्ट देख रहे हैं कि श गुणों के बाद अनलंकृति है, तो श गुणों अनलंकृति दोनों मिलकर के अयादि संधि हो रही है, जिससे थोड़ा पढ़ने में इसको समस्या आ रही होगी। तो तद दोषो शब्दार्थो श गुणों अनलंकृति पुनः क्वापि। तद दोषो, तद मीन्स वहाँ, एदोषो दोष रहित, शब्द अर्थो शब्द और अर्थ का सहभाव, शब्द और अर्थ का सहभाव। सगुण गुण सहित, सगुण गुण सहित, गुण सहित। अनलंकृति, अनलंकृति बिना अलंकृति के भी होता है, बिना अलंकृति के भी होता है। पुनः क्वापि, कहीं पर, कहीं पर, अर्थात वहाँ, अर्थात काव्य में शब्द और अर्थ का सहभाव दोष रहित, गुण सहित और कहीं पर बिना अलंकृति के भी होता है। तो यह किसने कहा है? यह कहा है मम्मटाचार्य ने या मम्मट जी ने। फिर अगले आचार्य हैं पंडित राज विश्वनाथ। तो पंडित राज विश्वनाथ जी ने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि रस युक्त वाक्य ही काव्य होता है। तो रस युक्त वाक्य को काव्य किसने कहा है? पंडित राज विश्वनाथ ने। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, यह कहा पंडित राज विश्वनाथ ने। अगले हैं पंडित राज जगन्नाथ। तो पंडित राज जगन्नाथ जी ने अपनी परिभाषा में कहा रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। रमणीयार्थ, रमणीयार्थ का मतलब है रमणीय, रमणीय प्लस
अर्थ, तो रमणीयार्थ रमणीय, सुंदर या मनोहर। रमणीय का मतलब है सुंदर या मनोहर। फिर प्रतिपादक, प्रतिपादन करने वाला अर्थात किसी मत को स्थापित करने वाला या कुछ व्याख्या करने वाला। शब्दम, जो शब्द है वही काव्य है, वही काव्य है। तो आप समझ गए होंगे सुंदर मनोहर अर्थात सुंदर अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। सुंदर अर्थ का रमणीय अर्थ, सुंदर अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। रमणीयार्थ सुंदर अर्थ का प्रतिपादक शब्द का शब्द काव्य मीन्स काव्य। सुंदर अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है, यह कहा है पंडित राज जगन्नाथ ने। आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको समझ आ गया होगा और इसमें आपका जो भी कुछ समस्या है तो आप उस कमेंट्स लिख करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं। और आप किसी नए विषय पर, हिंदी के किसी नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स लिख करके हमें भेज सकते हैं। और यह आपके रिवीजन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप परीक्षा से पहले एक बार देख करके जा सकते हैं। निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम किसी नए टॉपिक, कल हम इसी में हिंदी के साहित्य आचार्यों या हिंदी के काव्य शास्त्रियों से संबंधित, कल हम हिंदी के काव्य शास्त्रियों से संबंधित वीडियो लेकर के चैनल पर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।